स्टार्ट कर रहे हैं। कल कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? प्रभात, ये कहाँ तक पढ़ाया था? सर वो एप्लीकेशन ऑफ कोलरास पढ़ा रहे थे। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा अच्छा ठीक, बोल रहा हूँ लो। अब देखो थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं। पहला एप्लीकेशन हमने क्या देखा था कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालते हैं। दूसरा हमने देखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा हमने देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट। सॉरी, ये फोर्थ होगा फिर ये। सेकंड हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला था। थर्ड हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया था। यस सर। और फोर्थ है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो, अगर कोई भी इनसॉल्युबल टाइप सॉल्ट है, ठीक है, कोई इनसॉल्युबल टाइप सॉल्ट है और इसको हमने पानी में डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस एंड B माइनस। ठीक है, तो अगर इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी S है और जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, वो क्या हो जाता है? मोलारिटी हो जाता है। जो सॉल्युबिलिटी है वो मोलारिटी हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? S लिख सकते हैं। और ऐसे सॉल्ट के लिए हम KSP क्या लिखते हैं? S² लिखते हैं। या कोई और भी टाइप का सॉल्ट है तो आप आयंस का कंसंट्रेशन लिखने के बाद KSP कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? एट लो कंसंट्रेशन delta MC is tending to delta M infinite. Delta MC is tending to delta M infinite. And molarity is solubility. तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एम सी इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम। अब डेल्टा एम सी ही डेल्टा एम इन्फानाइट है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एम इन्फानाइट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एस। और अगर एस सॉल्व हो गया तो फिर हम केएसपी भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको केएसपी लिखने आना चाहिए। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन में जाना समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको ये डेल्टा एम नॉट दिया होता है, के दिया होता है, और आपसे पूछता है बताओ केएसपी क्या होगा। तो केएसपी निकालने के लिए आपको पहले एस निकालने आना चाहिए। आपने एस अगर सॉल्व कर लिया तो फिर आप केएसपी भी सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ।
सर ऐसा क्यों होता है, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मोलरिटी हो जाता है? बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम मोलरिटी होता है, उससे ज्यादा उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए, मतलब हर एक सॉल्यूट का ना किसी एक सर्टेन सॉल्वेंट में लिमिट होता है कि हाँ इतना सॉल्युबल कर सकते हो, उससे ज्यादा करना है पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज उसके बाद क्या होता है सॉल्यूशन सेचुरेट हो जाता है। तो जो सेचुरेटेड होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलारिटी है। हो गया सर। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिखना, ये सबका हो गया ना? ठीक है। द कंडक्टिविटी के of a saturated solution of AgBr at 298 Kelvin, 8.5 into 10 to the power minus 7 Siemens per centimeter. If lambda naught Ag plus and lambda naught Br minus are 62 and 78 Siemens centimeter square mole inverse. Then calculate the solubility and Ksp of AgBr. क्वेश्चन लिखो।
हो गया? बाकी लोगों का कुछ आंसर आया? सुना, एक बार चेक कर लेता हूँ, बताता हूँ। बट केएसपी जो होगा वो 10 का पावर नेगेटिव होता है, तुम्हारा क्या पॉजिटिव आया? चेक करके बताता हूँ आंसर। देखो देखो, AgBr है, कैसे टूटेगा? Ag प्लस प्लस Br माइनस F। तो मान लो इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो यहाँ क्या मिलेगा? S मिलेगा, और यहाँ भी क्या मिलेगा? S मिलेगा। सो केस भी क्या होगा? S इंटू S, दैट इज S स्क्वायर। तो हमें S को सॉल्व करना है। अब S कैसे मिलेगा? तो डेल्टा एम नॉट ऑफ AgCl इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट ऑफ Ag प्लस प्लस डेल्टा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। अब ये कितना हो जाएगा? देख लो, 62 प्लस 78, 140 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बैठा लो जो मैंने आपको बताया था अभी। डेल्टा एम नॉट इक्वल टू K इंटू 1000 बाई S। सो डेल्टा एम नॉट हो गया 140, थ्री पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁻11। चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ एक बार बात। देखो, तो 140 इक्वल टू कापा कितना दिया हुआ है? 8.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई S। तो मैं यहां से यहां लिख देता हूं। तो S इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 140, और इससे कितना हो जाएगा? 8.5 बाई 140। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8.5 डिवाइडेड बाई 140, ये आता है 0.06 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6। ये S हो गया। अब यहां से KSP देख लेते हैं। KSP क्या है? S स्क्वायर लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो 6 इंटू, यहाँ लिख लेता हूँ, 6 इंटू 10⁻⁻6⁻2, दैट इज 36 इंटू 10⁻⁻12। सो 3.6 इंटू 10⁻⁻11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तेरा 10 का पावर तो सही आया था प्रभात। हाँ सही है, तेरा आंसर सही है। गुड, ये आंसर है। हाँ, ये सॉलिबिलिटी था। केएसपी निकालने के लिए आपको सॉलिबिलिटी वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा।
सबका हो गया? ठीक, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना ही था। ये चैप्टर खत्म हुआ। बोलो नेक्स्ट में केमिकल काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स तो फिजिक्स में होता है। हाँ ठीक है, चलो आप केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो फिर काइनेटिक्स शुरू करता हूँ। ऑर्गेनिक हम एंड पे ही है, पहले थोड़ा फिजिकल खींच लेते हैं, एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक पे आएंगे। सर आज वैसे प्रैक्टिस करा दीजिए उसी पर। भाई समय अपने पास ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर मैं रिवीजन कराते रहूंगा ना तो कोर्स अटक जाएगा। एक बार ठीक है कोर्स सर, खत्म होने पढ़ाइए। दो, उसके बाद मैं रिवीजन वजन करा दूंगा। मैं केवल तुम लोगों को खत्म करना है दिसंबर से पहले, कुछ 13-14 तारीख को शायद डेट, फाइनल डेट है, उसका पहले खत्म करना है। 12th वाला पार्ट खत्म करना है। चलो 12th सर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 15 तक। दिसंबर तक। यस वो सर। फिजिकली तो बचा, ऑर्गेनिक ज्यादा नहीं बचा। देखो फर्स्ट टॉपिक लिखना रेट ऑफ रिएक्शन। सब क्लास 12 का पूरा पार्ट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में चैप्टर ही कितने, 2 चैप्टर तो है पढ़ाने वाले, बाकी तो रट्टा मारने वाले चैप्टर है। वो पहले से आदत रखो, पहले से थोड़ा सा याद करते रहो। ब्लॉक जो होते हैं, डीएनए ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, बाकी जो जनरल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट है वो तो खत्म हो जाता है, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये बताओ रेट क्या होता है? अगर कोई रेट डिफाइन करना चाहता है तो कैसे डिफाइन करेगा? बोलो। रेट क्या होता है? चेंज इन वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन अनदर वेरिएबल, और जनरली वो कौन होता है? टाइम होता है। रेट का बेसिक डेफिनेशन यही होता है। अब ये वेरिएबल क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये वेरिएबल डिस्टेंस भी हो सकता है, ये वेरिएबल वेलोसिटी भी हो सकता है, ये कंसंट्रेशन भी हो सकता है, ये मास भी हो सकता है, ये प्रेशर भी हो सकता है। तो आपके ऊपर है आप क्या मेजर कर रहे हो। तो जिसका भी रेट मेजर करना है तो उस पार्टिकुलर वेरिएबल का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब कितने टाइम में आपने ये चेंज ऑब्जर्व किया है, बिकॉज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज पता करेंगे। अब कोई बोलेगा मैंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया,
ठीक है। दूसरे आदमी ने भी बोला मैंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोला ठीक है। पहला बोलता है कि मैंने 1 साल में किया और दूसरा बोलता है मैंने 1 घंटे में किया। अब दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का टाइम इंटरवल अलग अलग है, तो डिस्टेंस भले ही सेम हो लेकिन टाइम अलग अलग है, तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। साल भर में आपने 5 किलोमीटर, इतना तो चींटी भी ट्रेवल कर लेगा, और आपने 1 घंटे में 5 किलोमीटर किया, मतलब हाँ आपने एक सिग्निफिकेंट रेट से मूव किया। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अपने काम का वेरिएबल क्या है फॉर केमिकल रिएक्शन? ये कंसंट्रेशन होगा, ये मास हो सकता है, ये प्रेशर हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, ये नंबर ऑफ मोल हो सकता है। इस चैप्टर में यही सब चलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरा लिख लेना। हो गया सर। देखो फॉर केमिकल रिएक्शन वेरिएबल इज जनरली इज कंसंट्रेशन। अच्छा यहाँ तो लिखा है वही लिख लेना। फॉर केमिकल रिएक्शन वेरिएबल इज जनरली concentration, mass, pressure, volume, number of mole, etc. सर कंसंट्रेशन से रेट का मतलब कैसे निकलता है? अभी मेरा 5 मोलर था, थोड़ी देर के बाद वो 4 मोलर हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? 1 मोलर का, यस सर। तो चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास रिएक्शन है A + 2B2 3C। अब मान लेते हैं एट T = 0 ये 2 मोल है, ठीक है। ये 5 मोल है और ये 0 मोल है। एट T = 1 आवर ये 1 मोल बचा है, तो कोई बताएगा बी कितना बचेगा? बताओ स्नेहा, कितना बचेगा? अरुंधति, निहारिका, ये मेरे पास 1 मोल 2.5 था। 2.5 सर। अरे नहीं भाई, कोफिशिएंट देखो, ये 1 मोल जाएगा तो ये कितना जाएगा? 2 मोल। 2 मोल। तो ये 2 मोल से 1 मोल बचा हुआ है, ये लेफ्ट है, तो ये 1 मोल बच गया, मतलब 1 मोल कंज्यूम हुआ। और अगर ये 1 मोल कंज्यूम हुआ तो ये 2 मोल कंज्यूम होगा, मतलब यहाँ पे -1 हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा? 2 3 मोल। मोल 3 लेफ्ट है। मोल, यस सर। और ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये 3 मोल बनता है, मतलब क्या हो जाएगा? +3 मोल, मतलब ये 3 मोल बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ चेंज,
तो यहाँ पे कितने का चेंज है बताओ? चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ये निकालते हैं ना कि इनिशियल माइनस फाइनल निकालते हैं, बताओ तो? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये मेरा फाइनल है और ये मेरा इनिशियल है। तो बताओ यहाँ पे चेंज कितना बचेगा? यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? -1 होगा। देखो यस सर। और यहाँ पे चेंज -2 मोल और यहाँ पे चेंज +3। तो अगर मैं रेट निकालता हूं यहाँ पे, तो ये बताओ रेट कभी निगेटिव हो सकता है? बोलो। नो रेट सर। हमेशा पॉजिटिव होता है। रेट निगेटिव सेंस हो सकता है बट निगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। निगेटिव सेंस का मतलब हाँ कोई चीज कंज्यूम हो रहा है, कोई चीज डिक्रीज हो रहा है तो रेट बोलेंगे निगेटिव है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेट निगेटिव अगर हो जाएगा ना तो मतलब क्या हुआ, बैठे बैठे वो खुद ही ब खुद प्रोड्यूस हो रहा है। कोई अपने आप को प्रोड्यूस कर ले, कैसे पॉसिबल है? तो रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मैं रेट अगर केवल इसके बेसिस पे निकाल सकता हूं, तो निगेटिव से बचने के लिए क्या करते हैं? निगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं। डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिखाई दे रहा है नीचे वाला पार्ट? रेट can't be negative. So in case of reactant, rate is equal to negative of change in concentration divided by change in time. तो केवल रिएक्टेंट के लिए हम निगेटिव अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट के लिए तो नॉर्मल रहेगा। जरा इसको लिखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जांपल के साथ। सर हाँ मॉड लगाओ अंदर तो हो जाएगा। मॉड का मतलब ही होता है केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कंसंट्रेशन में मॉड नहीं लगाते। मॉड लगाओगे तो काम हो जाएगा। सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। एक बार लिखो, मैं समझाता हूँ, एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। ये सर मतलब टी इक्वल मतलब फाइनल जो लिखे 1 मोल 3 मोल 3 मोल, सर लास्ट वाला 3 कूलम है तो 3 मोल समझ में आ रहा है। ये 2b वाला 3 मोल सर कैसे हो रहा है, नहीं समझ में। बी 5 मोल था, 2 मोल कंज्यूम हो गया। मैंने पहले कौन लिखा था? पहले मैंने ये लिखा था। तो अगर कोई 2 मोल है और 1 मोल बचा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल कंज्यूम होगा। तो कैलकुलेशन हमेशा हमेशा कंज्यूम पार्ट पे होता है। तो अगर एक ए जो है 1 मोल कंज्यूम हुआ तो बी क्या होगा? 2 मोल कंज्यूम होगा। 2 मोल कंज्यूम हुआ तो 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3 मोल। अच्छा मतलब सर जो कंज्यूम हो रहा है उसके 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 हिसाब से बेसिस पे, ले उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है हमेशा, अच्छा नेफ्ट के ये हिसाब सर। से नहीं होता। अरुंधति डाउट सॉल्व हुआ?
मॉड लगा के लिख सकते हो, लेकिन नेगेटिव लगाना पड़ता है। एक बार इसको नोट डाउन करो, एग्जाम्पल पे चलते हैं तो समझ में आएगा। हो गए सर। देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस। देखो T इक्वल टू 0 का मतलब होता है आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो। कल तो टेस्ट, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, कल टेस्ट नहीं है या है तो मुझे मुझे भी इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी। पता है कल टेस्ट है कि नहीं है। कल 9-10 का टेस्ट है। सो एट T इक्वल टू 0 मान लेते हैं मेरे पास, चलो फिर से वही डाटा लेते हैं, 2 मोल है, ये 5 मोल है और ये 0 मोल है। एट T इक्वल टू 2 आवर, मैं यहाँ पे केवल लेफ्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, किसी का भी बाय डिफॉल्ट मैंने लिख लिया। मान लो कि मेरे पास ये वाला ही 1 मोल बचा हुआ है, मतलब कितना मोल कंज्यूम हुआ नाइट्रोजन? 1 मोल। 1 मोल। अच्छा, तो कितना कंज्यूम कंज्यूम भी हुआ 1 मोल, तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा? बोलो। अगर नाइट्रोजन 1 मोल कंज्यूम हुआ है तो हाइड्रोजन कितना मोल कंज्यूम होगा? 3 मोल। परवीन बिल्कुल सही। तो अगर ये 3 मोल कंज्यूम हुआ है, मतलब ये 2 मोल बचा हुआ है। अच्छा, अगर ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये 2 मोल बनता है, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा? 2 मोल बनेगा, तो यहाँ पे ये 2 मोल प्रोड्यूस हो गए। अब यहाँ पे अगर कोई चेंज कैलकुलेट करता है, तो बोलो यहाँ पे चेंज कितना हुआ? अब अगर कोई फाइनल माइनस इनिशियल निकालेगा तो 1 माइनस 2 करेगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। चेंज कितने का है? -1 मोल का। यहाँ पे चेंज कितने का है? -3 मोल का। और यहाँ पे चेंज कितने का है? 2 मोल का। क्लियर है? तो अब अगर यहाँ पे कोई रेट लिखता है तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ऑफ चेंज, दैट इज माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब 0.5 मोल पर आवर। यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे? माइनस चेंज, तो माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.5 मोल पर आवर। और यहाँ पे
तो ये प्रोडक्ट है, इसमें माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 मोल पर आवर। समझ में आया? मैंने पहले ही बोला था निगेटिव इसलिए लगाते हैं बिकॉज रेट निगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो ये सब पॉजिटिव है, अगर निगेटिव नहीं लगाता तो ये -0.5 आता, ये निगेटिव नहीं लगाते तो ये माइनस आता, बट सब पॉजिटिव आ रहा है, तो रेट पॉजिटिव नहीं होता है, सॉरी रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रिएक्टेंट के चेंज इन कंसंट्रेशन को पॉजिटिव करने के लिए हम पहले से ही माइनस लगा देते हैं। पॉइंट क्लियर है? सर 1 मोल मतलब बचा है, तो चेंज तो बस 1 ही मोल का ना हुआ। लेकिन चेंज तो निकालोगे तो आप 2 - 1 निकालोगे तब मिलेगा ना 1, तो 2 तो इनिशियल है, तो हाँ चेंज कभी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हाँ ये सर। अरे हाँ कोई ये चीज सर फाइनल डिक्रीज हो रहा माइनस है, में। कोई चीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका चेंज क्या दिखेगा? निगेटिव में दिखेगा ना। और कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो उसका चेंज क्या दिखेगा? प्लस में दिखेगा। ये +2 मोल हो जाएगा चेंज, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हुआ, निगेटिव का मतलब है इतने का डिक्रीमेंट हुआ है। तो चेंज को आप हमेशा पॉजिटिव पुट करते हो रेट में, ताकि आपको रेट पॉजिटिव आए, इसलिए जब रिएक्टेंट यूज करेंगे तो निगेटिव साइन हम यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर है? ये सर क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे, एक रिएक्शन का तो एक ही रेट होगा कि अलग अलग होगा? पता नहीं सर। पता नहीं। आपने कोई एक रिएक्शन को चूज किया किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए, अब जो रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन का हमेशा एक ही रेट होता है। हाँ, उस रिएक्शन का मेजरमेंट जो होगा वो अलग अलग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रिएक्शन का एक ही रेट होता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये 0.5 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है, सबका रेट क्या है? अलग अलग है। ये सर। इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये सबका इंडिविजुअल रेट है। तो एक पॉइंट लिखना, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन for a certain reaction rate of reaction will be always same। नहीं, ऐसे लिखिएगा, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन हैज ए सिंगल वैल्यू, ऐसे लिखिएगा। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन will be single value, whether it is measured with any, whether it is measured with help of whether it is measured with the help of whether it is measured with the help of मैं रिपीट कर रहा हूं प्रवीण, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए particular reaction will be a single value, whether it is measured with the help of any reactant or product।
whether it is measured with the help of a reactant or product. Whether it is measured with the help of a single, whether it is measured with the help of a reactant or product. हो गया? प्रवीण कौन सा ग्राफ पूछ रहा है? यस सर। ग्राफ अभी कहाँ आएगा यार? ग्राफ तो बताएगा तब ना कौन से वेरिएबल के बीच में। किसके बीच का ग्राफ है ये? रिएक्शन का ग्राफ थोड़ी होता है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम होता है, रेट वर्सेस टाइम होता है, ये होता है। रिएक्शन का ग्राफ नहीं होता, वेरिएबल्स के बीच का ग्राफ होता है। अब देखो यहाँ पे ये सबका वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये वैल्यू क्या है, ये जो हमने मेजर किया ये है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ कंजम्पशन कर लो। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3। तो अगर आप इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मेजरमेंट कर रहे हो, इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये आपको हमेशा रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ प्रोडक्शन देगा, रेट ऑफ अपीयरेंस देगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देगा, ठीक है। बट जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अच्छा, रेट ऑफ कंजम्पशन को हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट के लिए जो भी कंज्यूम वाला सेंस है वो सब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आएगा, और इसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे। सो प्रोडक्शन वाला अपीयरेंस, डिकम्पोजिशन वाला डिसअपीयरेंस। हो गया आपका? यस सर। तो देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, it is equal to
rate of appearance और disappearance डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट होता है। अब देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे लास्ट रिएक्शन था N2 plus 3H2 twice NH3, तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये क्या है? तो चलो रेट कौन सा रेट? रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस है यस, किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, ये भी क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यस, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1, अब ये क्या हो गया? डेल्टा N2 बाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। यस सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं डेल्टा H2 बाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यस। तो रेट ऑफ रिएक्शन ना किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, समझे? रेट ऑफ रिएक्शन वो सबसे इंडिपेंडेंट होता है। अनुदति हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन का होता है, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं होता। हाँ, अगर कोफिशिएंट हटा दो, ये डिसअपियरेंस जो होगा वो नाइट्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, NH3 का फॉर्मेशन भी अलग होगा। अगर कोई यहाँ पे ऐसा लिखता है प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो ये डिपेंड करेगा NH3 पे। बट यहाँ पे कोई अगर ऐसा लिखता प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसको नोट डाउन करो, फिर लास्ट वाले एग्जांपल पे चलते हैं। इक्विवेलेंट चेंज क्या है? इक्विवेलेंट चेंज क्या होता है प्रवीण? सबका चेंज अलग अलग होता है। पता नहीं, ऐसा डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ा कहीं, हो सकता है। सबने लिख लिया?
ये सर इसे रेट ऑफ रिएक्शन आप N2 या H2 ऐसे नहीं कर सकते हैं? नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन तो नाम ही बोल दिया रिएक्शन का, आगे बोलने का जरूरत ही नहीं है। यस। जैसे देखो अभी हमने एग्जांपल किया था ना, इसमें आ जाओ, अब देख लो, यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ये रेट ऑफ कंजम्पशन है ना, किसका? N2 का। अब देखो इसको 0.5 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा, आएगा। यस सर। यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 0.5 आया। 3 इसका कॉफिशिएंट है। और वैसे यस ही सर। 1 डिवाइडेड बाई इसका कॉफिशिएंट 2 है, तो 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5। 0.5 सबका मतलब सेम आ रहा है सर। सबका सेम आ रहा है, बिकॉज ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जब ये सब जो डाटा था, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सब इंडिविजुअल डाटा पे कैलकुलेट होता है। और जब इनको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। तो पूरे रिएक्शन का हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगा। बट रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये सब क्या होगा? वो हमें अलग अलग मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। नोट डाउन कर लो। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार पेज रिफ्रेश करो। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है ना? यस सर सुनाई दे रहा है। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा एक्स भी लिखते हैं और डीएक्स भी लिखते हैं। बताओ, अगर कभी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, वो तो टाइम के साथ ही चेंज होगा, है ना? बताओ, यस सर। तो टाइम चेंज होगा तभी कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो अगर आपने इफ ऑब्जर्व्ड टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, if observed time interval is large, मतलब डेल्टा टी लार्ज है, उस केस में क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स भी लार्ज मिलेगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। और अगर ऑब्जर्व टाइम इंटरवल स्मॉल है, मतलब ऐसा हो गया डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, तो डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल हो जाएगा। अगर टाइम पास ही नहीं हुआ है तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो उस केस में डेल्टा एक्स को हम क्या बोल देते हैं? डीएक्स बोल देते हैं। लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है। सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये लार्ज चेंज को बता रहा है। तो डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज और डी का मतलब स्मॉल चेंज। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा चेंज बाई ज्यादा समय का चेंज।
तो अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और कहीं पे अगर ऐसा है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो इसी को हम क्या बोलते हैं dx बाई dt, और इसको क्या बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आया? यस सर। तो सर एक ये लाइन बोलो। बोलो बोलो। सर डेल एक्स को वेरी स्मॉल किए हैं तो डी एक्स भी वही होगा और छोटा होगा ना? अरे डेल्टा एक्स ही dx है अगर चेंज बहुत स्मॉल है। स्मॉल चेंज को हम डिफरेंशियल के फॉर्म में बताते हैं, डी के फॉर्म में बताते हैं, और लार्ज चेंज को हम डेल्टा के फॉर्म में बताते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट ये हमें समझना है कि अगर लार्ज टाइम इंटरवल पे अगर हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा। और स्मॉल टाइम इंटरवल पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। हो गया सर। लिखा डेल्टा एक्स लार्ज टाइम में स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, इसका मतलब है आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम उन्हीं रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जिनका रेट सिग्निफिकेंट होता है, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो। उनको हम इन चैप्टर्स में स्टडी नहीं करते। इसीलिए स्मॉल टाइम में स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए, लार्ज टाइम में लार्ज कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए। तो पॉइंट लिखिएगा, क्या हो गया? क्या है यार, ये मूवी नहीं कर रहा। बोल दीजिए सर, हम लोग लिख ले रहे हैं। अरे नहीं, ये रुको ना, मेरा पेन पेन पता नहीं क्या हो गया, इसके साथ तुम लोग का अटेंडेंस घूम रहा है। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? तो लिखो, तब तक मैं इसको सही करता हूँ। If time interval is very large, then rate of reaction is called as average rate of reaction. Large कर लो, very large मत करना। If time interval is large, then rate of reaction is equal to
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। And if time interval is very small, then rate of reaction is called as instantaneous rate of reaction। हो गया? यस सर, हो गया। अब देखो एक मजेदार बात देखो, पूरे चैप्टर में है जो हम कैलकुलेट करेंगे, कौन करेंगे हम, वो एवरेज रेट करेंगे। बिकॉज इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना पड़ता है। तो जो न्यूमेरिकली सॉल्व हो सकता है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, बट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो करेक्ट मतलब सही नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, मान लो आपने अभी रिएक्टेंट को ऐड किया और आपने आके हाफ एन आवर के बाद या 1 आवर के बाद आके आपने रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि हो सकता है आपका रिएक्शन 5 मिनट में ही खत्म हो गया हो और आपने टाइम इंटरवल ले लिया आधे घंटे का या 1 घंटे का, तो डेल्टा टी आपने ज्यादा ले लिया, आपका चेंज तो पहले 5 मिनट में ही खत्म हो गया। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फॉल्स रेट होता है, बट जो इंस्टेंटेनियस होता है वो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट इज योर करेक्ट रेट, लेकिन ये टाइम के साथ हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन हम ऑन पेपर न्यूमेरिकली इंस्टेंटेनियस रेट सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम एवरेज रेट करते हैं। लेकिन दोनों में बोलेगा कौन ज्यादा बेटर रेट होगा तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। आप ऐसे सोचो, इस डायरेक्शन में आपका कंसंट्रेशन है और इस डायरेक्शन में आपका टाइम है। अब देखो जो कंसंट्रेशन होता है और टाइम के साथ रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, डिक्रीज होता है। अब अगर सपोज मैं इस इंस्टेंट को इस इंस्टेंट के बीच में, मान लो यहां पे इस इंस्टेंट पे जो टाइम है वो यहाँ पे है और इस इंस्टेंट पे टाइम यहाँ पे, ये कोई टाइम T1 है और ये कोई टाइम T2। T1 टाइम पे इस रेट पे हो और T2 टाइम पे आप इस पोजीशन पे हो, कंसंट्रेशन पे हो। तो अगर सपोज कोई मैं लाइन यहाँ पे कनेक्ट करता हूं, इसको कनेक्ट किया, तो अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या करेगा, y2 माइनस y1, y2 रहा ये, मान लेते हैं कोई ये x2 है, और इस पॉइंट पे कोई कंसंट्रेशन x1 रहा होगा। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो माइनस ऑफ
x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यही तो स्लोप होगा। यस सर। तो आप स्लोप निकाल रहे हो इस लाइन का और ग्राफ कहीं यहाँ नीचे घूम रहा है, तो आपने क्या मान लिया कि एवरेज रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कि टाइम के साथ चेंज ही नहीं हुआ, बट आपका रेट तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब तो ये जो रेट है, स्लोप है, ये आपका क्या हो गया, एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लो कोई बोलता है नहीं मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, कहां पे चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। तो अगर इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो किसी भी कर्व का स्लोप अगर एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो कर्व ऑफ स्लोप होता है एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जहां पे स्ट्रेट लाइन जाके आपके कर्व को टच करता है। ये तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, क्लास यस एडवांस सर। मैथमेटिक्स में आता था। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व इन केस ऑफ टेंजेंट। इन केस ऑफ टेंजेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। इन केस ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, ये एडवांस मैथमेटिक्स में आता है, क्लास 9 10 क्लास में आता है ना, एडवांस में उसमें आता है, नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में। इन केस ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। तो यहां पे ये जो रेट है, क्या बोलेंगे, ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट। सो इस वाले इंस्टेंट पे जो रेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट। तो एट दिस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कौन सा टाइम, ये वाला। इस वाले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। कोई बोलता है नहीं मुझे इस टाइम पे चाहिए, मुझे इस वाले टाइम पे चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट। कोई बोलता है नहीं मुझे इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो क्या करना होगा, फिर इस वाले पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे इस लाइन का जो टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आया बच्चा लोग। तो टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस रेट चेंज होता है, बिकॉज इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों अलग अलग होगा। यस सर, समझ गए। तो ज्यादा बेटर कौन है, एवरेज। एवरेज नहीं, एवरेज तो हम कैलकुलेट करेंगे। ज्यादा बेटर जो कि बोल सकते हो सही डाटा है वो तो इंस्टेंटेनियस है।
लेकिन कैलकुलेट करने में सर वही आसानी है, एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करने में आसानी है, हम उसको हम ऑन पेपर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस सर पूछता भी नहीं है। पूछेगा तो ग्राफ देके पूछेगा। एवरेज में इतना क्वेश्चन बनता है कि हो गया इंस्टेंटेनियस। सर। हो गया सबका? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला जो फॉर्मूला अपने पास बना, जिसको हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, कि आपके पास कोई रिएक्शन है 2a + 3b to 4c + 1/2d मान लेते हैं। अब इसके लिए रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? क्या बोला था? पहले तो लिखो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो क्या लिखेंगे? -da/dt लिखेंगे। यस सर, बाई 2 कर देंगे। डिवाइडेड बाई 2 क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो जिसमें भी निगेटिव लगा है उसको हम क्या बोलेंगे? वो रिएक्टेंट होगा। और जिसमें पॉजिटिव लगा हो वो कौन होगा? प्रोडक्ट होगा। बी के लिए क्या लिखेंगे? -1/3 इंटू dB/dt। बोलो सी के लिए क्या लिखेंगे? सर प्लस dc/dt/4। पहले कोएफिशिएंट लिख लो, +1/4 इंटू dC/dt। और डी के लिए क्या लिखेंगे? +1 डिवाइडेड बाई 1/2 dd/dt। मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू dd/dt। तो अगर किसी का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है तो वो आपको एक्सप्रेशन में उल्टा दिखेगा। तो ये बताओ, अगर क्वेश्चन में -da/dt गिवन है तो dB/dt कैलकुलेट हो सकता है? यस सर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का मालूम हो या रिएक्टेंट का मालूम हो, आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो डीए है ना, ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल हो सकता है, ये चेंज इन मोलारिटी हो सकता है, बट ये चेंज इन वेट नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में, तो डेल्टा के जगह पे आप मोल चेंज कर लो, मोलारिटी चेंज कर लो, कोई और कंसंट्रेशन कर लो, आप यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन लिख लो। बट आप उसको चेंज इन वेट मत लिखना।
सर नहीं प्रभात, कल नहीं होगा। चेंज इन मास नहीं हो सकता, वेट ही तो चेंज है। आप चेंज इन मास यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में चेंज इन वेट दिया गया है तो चेंज इन वेट को या मास को मोल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है।